क्या हिंदूज मुसलमानों से ज्यादा मेहनत करते हैं? उन्होंने कहा मुसलमानों को अगर कमजोर करना है यू चेंज द एजुकेशनल सिस्टम। कि मुसलमान और हिंदू अलग-अलग कौम। हिंदी हिंदू का मसला भी इम्फाल में गोरों नहीं उठाया था, बहुत लोग जेंटलमैन ऑफ बंगाल। सो मुस्लिम लीग और आरएसएस इकट्ठे ही शुरू हुए। व्हेन यू लुक एट थिंग कल्चरली ना, तो जो राणा है वो आज भी राणा है। ठीक है जी बिल्कुल। जो अराई है तो वो अराई है जी। दे डिड नॉट रियलाइज कि आने वाला वक्त क्या है। हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है ना, ये ब्रिटिश के दौर की पैदावार है। उससे पहले आप हिंदू मुस्लिम राइट्स की कहानी कहीं भी नहीं सुनेंगे। डे ऑफ डिलीवरेंस एंड डायरेक्ट एक्शन डे का जिम्मेदार तो गोरे ही हुए। सेकुलर रह के आप 100% मुसलमान रह सकते। So your father fought the election against Mujibur Rahman. 1-to-1 फाइट था। 1-to-1. मुगलिया दौर बेहतरीन दौर था। You can never trust in America. अच्छा, अब ये बताइए इंडिया में क्यों नहीं है टेररिज्म, बांग्लादेश में टेररिज्म क्यों नहीं है, ये सब पाकिस्तानी में क्यों है? Sir, I could answer that, मगर रात को ठोडे खाने जो है मैं खाली में किसी और को भेजना पड़ेगा मुझे। तो जी भी है वो डॉक्टर अलकमा, मिनहाज यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है जी। इससे पहले आप वाइस चांसलर रह चुके हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के। उससे पहले जी पीएचडी की डिग्री है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू येमेन, काफ़ी अर्सा आपने वहाँ भी गुजारा। ख्वाजा फैमिली से आपका ताल्लुक, बांग्लादेश की मशहूर ख़ानदान। आपके वालिद द लेट ख्वाजा खैरुद्दीन साहब, ही वाज द मेयर ऑफ ढाका ड्यूरिंग द ट्रबल्ड टाइम्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुस्लिम लीग आपके घर में शुरू हुई थी। इसके अलावा जी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट यू लिव्ड थ्रू द इवेंट्स ऑफ 1971 और आपकी गहरी नज़र है उस पर। और मुझे बताया गया कि बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने जी द इनिशियल पार्टीशन, जिसके खिलाफ टैगोर ने बहुत कुछ लिखा, क्यों हुई? I think it was basically a demand of the Muslims. एक मिनट, आपने कहा डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स। जी जी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिस वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द गोरास। जी, वो अपने वो मेगा नैरेटिव है। अच्छा, ओके, सो दैट्स अ मेगा नैरेटिव व्हिच इमीडिएट नैरेटिव वाज मुस्लिम्स की डिमांड। मुस्लिम डिमांड था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि द पॉलिटिकल एलिट्स एंड द एजुकेशनल एलिट्स, जिसको हम कहते हैं, जी, दे वर ऑल कैप्चर्ड बाय द हिंदूज। द मुस्लिम्स वर लेफ्ट फार बिहाइंड इन द एजुकेशनल सेक्टर, प्राइमरीली बिकॉज जो बाइकआउट का मुसलमानों ने एक ये चलाया था। यानी कि मुसलमानों की अपनी गलती थी कि उन्होंने एजुकेशन को जो नहीं, एजुकेशन को नहीं, इंग्लिश एजुकेशन का बाइकआउट कर दिया था, स्पेशली इन कैलकाटा। एंड द फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है विलियम कॉलेज, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बंगाल, राइट? वाज the Muslims were left behind. हमने उसका बाइकआउट कर दिया, and of course we remained attached to Arabic and Persian madrasa education and madrasa education and all that. But subsequently, when Sassiyad started this movement of revival of the Muslims, the message of Sassiyad came to Bengal very late, even after his death. यानी कि जो एजुकेशन का मैसेज है या जो टू नेशन थ्योरी, अब आप टू नेशन थ्योरी का क्रेडिट सईद को देते हैं या इनसे पहले भी तो बहुत से लोग इस बारे में बात कर चुके थे कि मुसलमान और हिंदू अलग-अलग कौम? जी बिल्कुल है, लेकिन जो पॉलिटिकल इसको जो आर्टिकुलेशन हुआ ना, दैट वाज ड्यूरिंग टाइम ऑफ सईद अहमद खान, एंड प्राइमरली इट वाज बिकॉज ऑफ हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो था। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी दैट वाज कन्फाइंड टू लखनऊ एंड नॉर्थ इंडिया का मसला था, नॉर्थ इंडियन मसला। जी, बिकॉज वो, और ये भी हिंदी हिंदू का मसला भी इम्फाल में गोरों नहीं उठाया था। गोरों ने उठाया होगा, लेकिन उसमें मुसलमान ने उनको कैश किया इस तरीके से कि दे वांटेड टू पार्टिंग ऑफ द वेज, जिसको हम कहते हैं, वो पार्टिंग ऑफ द वेज हुआ एंड मुसलमानों ने बाइकआउट किया। और ये बाइकआउट अल्टीमेटली अराइव्ड वेरी लेट इन बंगाल। तो जब बाइकआउट बंगाल में आया तो यू थिंक इट वाज अ डिमांड बाय द मुस्लिम्स के बंगाल को स्प्लिट करें दो में? स्प्लिट का नहीं, उनका ये था, उन्होंने कहा था कि कैपिटल जो है वो कलकत्ता नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों की डिमांड था कि कैपिटल शुड बी ढाका, राइट? एंड दैट गिव लॉर्ड कजिन्स एंड अदर a very interesting opportunity to rule and divide, as we call it. So what happened, this rule and divide initially went to the advantage of the Muslims of Bengal. Dhaka became the capital of East Bengal and Calcutta was there. But this movement did not last long. Right. Because the political elites जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि अशराफिया उर्दू में, और बांग्ला में हम उसके भद्र लोग, भद्र लोग मींस द जेंटलमैन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये किताब की टाइटल भी है, जेंटलमैन ऑफ बंगाल। जी हाँ, भद्र लोग ऑफ बंगाल, जिसमें दे
they carried out a quantitative study of the gentlemen of Bengal जी who were educated ठीक in जी English education. ठीक जी And fortunately or unfortunately, all those 22 elites were Hindu, not Muslims. ठीक Not जी a single Muslim sort of was साहब ये enlisted भी तो into. वजह है कि बंगाल के अंदर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो हिंदू ही निकले ये क्या शुरू वजह शुरू में शुरू में हाँ ओके क्योंकि वो जो एजुकेशन का जो डिवीजन हुआ ना जी जिसके लिए हम लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं जी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर कमजोर करना है you change the educational system. I see And educational system was dominated by the Muslims, ठीक जी Persian and Arabic, and जी subsequently Urdu also जी found its place among the जी Muslims. जी And in Bengal too, Urdu was given a proper space. Why? Primarily because the Muslims thought कि जो Bengali language है, जी it was not Muslims language. देखिए Therefore आप देखते हैं बहुत सारे इस्तिलाहत जो बंगाली अभी बांग्लादेशी भी इस्तेमाल करते हैं जी वो पानी कहते हैं उसको बंगाली में उसको जल कहते हैं I see ठीक है ठीक ठीक है ना जी इसी तरह से खून को हम खून ही कहते हैं बंगाली खून को खून ही हाँ, कहते रक्त तो नहीं कहेंगे हैं हाँ जी रक्त तो है ठीक है ना ठीक रक्त तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन होते रहे और वो एक्यूमुलेट होता गया राइट और एक्यूमुलेट वो पॉलिटिकल इसमें जब बना 1905 का पार्टीशन हुआ दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 एग्जैक्टली when political elites from North India and other parts of India they gathered in Dhaka ठीक जी at Hasan Manzil, ठीक the जी house of Nawab Sir Salimullah, जी whose great grandson still is alive and lives in Karachi. जी He's a young man, जी a very articulate man. वो वहीं रहे तो वहाँ पे पहला फॉर्मेशन ऑफ सो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग बंगाल में हुआ बंगाल में ढाका में ठीक जी Hasan Manzil में the building is still there. जी It's a huge building जी which has been now converted into a museum. जी For others to come and visit. वहाँ पे हुआ मुस्लिम लीग का क्या दिस वॉज फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गई होने के बाद एक नया सिलसिला चल पड़ा मुस्लिम आइडेंटिटी का जी बिल्कुल और उससे के ऑपोजिट एक हिंदू आइडेंटिटी का मतलब भी वहीं शुरू हुआ था आरएसएस की अर्ली लीडिंग्स में वहीं से मिलती हैं सो मुस्लिम लीग और आरएसएस इकट्ठे ही शुरू हुए जी एग्जैक्टली एक बंगाल में और एक हिंद के सेंट्रल पार्ट में इस सिचुएशन में सर आप क्या बता सकते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या बने हुए थे कि एक तरफ ब्रिटिश एक ग्रेट गेम खेल रहे हैं टू नेशन थ्योरी की मसले चल रहे हैं दूसरी तरफ क्या मुसलमानों में भी एक्सेप्टेंस आ गई थी कि टू नेशन थ्योरी एक वाकई एक्सेप्टेबल आइडिया था नहीं वो टू नेशन थ्योरी का एक्सेप्टेबल आइडिया नहीं था वो ये था कि मुसलमानों को भी स्पेस दें आप जितना हिंदुओं को दिया है इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री उतनी ही स्पेस था जी कुछ तो दे मुसलमानों को कुछ भी नहीं था मुसलमानों के पास देयर वाज नथिंग सो अल्टीमेटली दे थॉट कि ओके फाइन दिस इज फैंटास्टिक कि अभी तक तो हिंदू इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहा है तो मुसलमानों को स्पेस देने से नया टेंशन क्रिएट होगा एंड दिस विल अलाउ अस टू परपिचुएट आवर रूल आई मीन दिस इज हाउ हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बट व्हेन यू गो डीप डाउन इनटू इट इट वाज ऑल इकोनॉमिक्स इस तरीके से उनको जो बेनिफिट मिल रहा था ना ब्रिटिशर्स को वो इस डिवाइड एंड रूल से ही मिल सकता था डिवाइडेड रूल से ब्रिटिश का बेनिफिट था बेनिफिट इस तरीके से था इनको भी एक्सप्लॉइट करो उनको भी एक्सप्लॉइट करो बिल्कुल और फिर वो जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग थी ना बंगाल में वो सारे के सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल होना शुरू हुआ टू कंस्ट्रक्ट लंदन व्हिच वाज अ फिल्थी प्लेस एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम साहब ये एतराज उठता है लोग कहते हैं कि यूके ने ब्रिटेन इंडिया से कुछ लिया नहीं वो कौन सी वेल्थ थी जो लेके गए थे क्या ये वो बंगाल का पटसन था नहीं पटसन कभी नहीं था उस वक्त पटसन केम वेरी वेरी लेट तो बंगाल से क्या लेके कॉटन एंड मखमल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना वेरी रिफाइंड काइंड ऑफ क्लोथ जो अभी आप पहनते हैं ना मलमल इस मलमल हाँ मलमल वाज अ वेरी रिफाइंड काइंड ऑफ कॉटन ठीक है उसका एक्सपोर्ट ये करते थे वो एक्सपोर्ट था दुनिया में करते थे और जो पैसा बंगाल में आना था वो जा रहा था लंदन वो बाद में लंदन जाना शुरू जो बंगाल के लिए को डेवलप करने के लिए था बिकॉज देयर वाज इफ यू रीड द बुक W. हंटर की किताब है द इंडियन मुसलमान जी वो पढ़ेंगे तो उसका जो बिगिनिंग सेंटेंस है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वो पूछ रहा है ऑथर से कोई पूछ रहा है विल देयर बी एवर अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन बंगाल विल नॉट बी पुअर इट वाज सो रिच देन राइट इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड द मनी दे वर गेटिंग आउट ऑफ ठीक है अच्छा उसमें और भी फैक्टर्स जाहिर सी बात है सामने रखेंगे जैसे पॉपुलेशन was not a very big population मुसलमानों का लेकिन मुस्लिम्स were rulers ठीक है so इंडियन मुसलमान में वो ये बात बताता है कि how these the मुसलमान sort of developed and trading में how ahead they were of others ठीक है ना तो जब ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने सारे गेम को समझने की कोशिश की
और मैकॉले ने कहा था इसका, और डब्ल्यू किताब में, कि इसका एक ही तरीका है, एजुकेशनल सिस्टम बदल दो। एजुकेशन सिस्टम बदल दो, यानी सिस्टम किस तरीके से बदले कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्विच ओवर फ्रॉम पर्शियन अरबिक टू इंग्लिश। ठीक जी। जब उन्होंने ये किया, दिस वाज एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज, बिकॉज दे सेड कि हम तो अरबी, अरबिक और पर्शियन ही पढ़ रहे थे, राइट। सो नाउ लेट्स स्विच ओवर टू इंग्लिश, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मुसलमान बायकॉटेड इट। ये हमें बताया जाता है, दिस वाज जस्ट अ चेंज ऑफ मास्टर्स फॉर द हिंदूज, बट फॉर द मुस्लिम्स इट वाज अ बिट्रेयल ऑफ देयर कल्चर, अ बिट्रेयल ऑफ देयर language domination, there all kinds of domination that they had enjoyed. Right. It was, you know, they were left. As a result of which फिर क्या हुआ, मुसलमानों ने बायकॉट कर दिया एजुकेशन का। साहब ये एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री नहीं था कि हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि हमने कहा कि भाई अभी भी हम बादशाह हैं, हम नहीं छोड़ेंगे अपना पद, और हमने कहा जी कि हमने अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं। देखिए ये तो इसी तरीके से है ना कि व्हेन यू लुक एट थिंग कल्चरली ना, तो जो राणा है वो आज भी राणा है। ठीक है जी बिल्कुल। जो अराई है तो वो अराई है जी। ठीक है, दैट वी हैव नॉट चेंज। तो ऐसे ये एग्जैक्टली हमारे साथ, मुसलमानों के साथ यही हुआ कि जनाब दे डिड नॉट रियलाइज कि आने वाला वक्त क्या है। आने वाला वक्त क्या है। देखिए ऑक्यूपेशन तो हो चुका था जी। एंड ऑक्यूपेशन स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। जी। बंगाल को उन्होंने ऑक्यूपाई किया पहले, उसके बाद रेस्ट ऑफ द इट फॉलोड, एंड देन दिल्ली एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस केम अंडर देयर ऑक्यूपेशन। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। सो बंगाल में जब मुसलमान पीछे हट गए और मुसलमान ने इस रेस में लेट एंट्री किया, इट वाज टू लेट। टू लेट इस तरीके से था कि जो पॉलिटिकल सीन था या एजुकेशनल सिस्टम था, दे वर ऑल मैन्ड बाय द हिंदूज, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू जस्ट रीड वन बुक, द भद्रलोक ऑफ बंगाल। उसमें उन्होंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड अदर यूनिवर्सिटीज, ऑल दिस यूनिवर्सिटी वाज समथिंग अननोन टू द मुस्लिम्स इन दी मॉडर्न सेंस। जी। कि हमारा अपना तो सिस्टम था एजुकेशन का ना, जिसमें पर्शियन था, अरबिक था, अदर लैंग्वेजेस थे, असनाद मिलती थी, बिल्कुल। लॉट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम ईरान, ठीक है ना, लॉट ऑफ अरब वर्ल्ड ऑलरेडी था लैंग्वेज के हवाले से, ऑल दीस थिंग्स वर देयर। सो जब इकोनॉमिक रेस में हम पीछे हो गए तो नेचुरली दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया थी, विच वी अंडरस्टूड वेरी लेट इन द डे। जब इस बात समझ में आई, देन वी वेंट फॉर द कोऑपरेशन, एंड द कोऑपरेशन स्टार्टेड way back in 1906 when ये शिमला, फिर ये जो ढाका में इकट्ठे हुए थे लोग, they all went to Shimla and met the viceroy, and told him कि मुसलमान should also be given a space, and the Muslims are given a very patient, the first Muslim delegation to go and talk to the government कि जी हमारे साथ हमारे भी कोई मसले हैं, हमारे मसले, हमारे मसले। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कुछ लोग अपोज भी थे। इनफैक्ट टैगोर, who is not a Bengali national, in fact वो किसी किस्म के nationalism में believe नहीं करते थे, मगर अमार सोनार बंगाल वो अगेंस्ट थे इस चीज़ के। उनके ख्याल में ये बांग्लादेश के दो हिस्सों में काटने के मुतरादिफ था। क्या कोई ऐसे लोग भी थे मुसलमानों के साइड पे जो अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? नहीं, a great number of Muslims believed कि जनाब ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। जी। एलीट की बात कर रहा हूँ, आम आदमी तो इन सब चीजों से वो तो उसको पता भी नहीं हुआ क्या क्या हुआ। लाइक अभी 47 जो पार्टीशन हुई थी, हमें पता एकदम एक वॉल आ गई जी, और आज तक लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। वो अपनी जगह पे। So why was Tagore against the partition of Bengal? Basically Tagore was like Allama Iqbal was a poet, philosopher ना। तो जो philosophy के अंदर इस किस्म के idealistic philosophers होते हैं, वो डिवीजन को बिलीव नहीं करते हैं। जी। अच्छा, जब मुसलमानों का रूल था उसको भी उन्होंने कहा उसने डिवाइड तो नहीं किया, हम इकट्ठे ही रहे उनके साथ। बिल्कुल। तो अगर अब हमें पोजीशन ऑफ डोमिनेशन मिल रही है तो व्हाई शुड वी डिवाइड? देयरफॉर ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ के। अच्छा, दूसरा उसको ये पता था कि मेजॉरिटी में नहीं है फिर अब मुसलमान, स्पेशली इन बंगाल, कैलकाटा बीइंग द डोमिनेंट प्लेस एंड द सेंटर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन चीजों को सामने रखते हुए टैगोर आल्सो वाज नॉट इन फेवर ऑफ द डिवीजन। बट बड़े बड़े और जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे वो सारे के, फॉर एग्जांपल बनर्जीज एंड चैटर्जीज के जो फैमिलीज थे, दे वेर इन फेवर ऑफ डिवीजन। और वो ये कहते हैं कि डिवीजन कर दो, अगर दिस इज व्हाट दे वांट, दे विल रिमेन इन द पेरिफेरी एंड वी विल बी द सेंटर। लेकिन कर्जन ने तो कहा था इट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, कि भाई एक तरफ मुसलमान हो जाएगा, एक तरफ हिंदू हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। But I always felt that this was part of communal politics being played by the British. Or वो नहीं, communal politics was, it gave birth to communal politics. It gave birth to communal. It gave birth to communal politics, and Muslims began to realize कि we are different. Initially आप देखें ना, मुगल का दौर है, जी, और भी जितने भी दौर को देखते हैं उसमें, जी, औरंगजेब साहब भी थे, जी, मुसलमान थे ना, जी,
रूलर्स वही थे ना, जी दे वर द रूलर्स, दे रूल्ड। देखिए जो माना कि औरंगजेब के दौर में बहुत सारी डिफिकल्टी, इनफैक्ट कोलैप्स ऑफ द मुगल एम्पायर शुरू ही इन्होंने किया था, वो जो हरकतें थी जिसका आई एम लगा दिया, रेफरिंग ये टू कर दिया। औरंगजेब सिंस ही वाज द लास्ट जी एम्पायर। जी उससे पहले अकबर को देख लें, ठीक है ना, मोर और लेस सही चल रहे थे, ठीक है बैलेंस भी, अगर बैलेंस नहीं भी था लेकिन हाँ कम जी। से कम ये था अकोमोडेटिव थे, जी ठीक है ना, दे वर जी अकोमोडेटिव एंड द हिंदूज हैड नो प्रॉब्लम विद जी दैट, जी ठीक है ना। लड़ाइयाँ झगड़े हुए तो होती रहती थी, जी वो हुए भी हैं, लेकिन जी अल्टीमेटली इट वाज औरंगजेब के ज़माने में आहिस्ता बचा आहिस्ता शुरू हो वो गया जो था। लाइन ड्रॉ होना शुरू हो गया। जी एंड and the अंग्रेज completely exploited that line. 1905 में डिवीजन होगी, कुछ साल के बाद ही reunification. reunification हो गया। What led to that? That reunification clearly suggested that the Muslims were still a weak as a nation Interesting. compared to the Hindus and the Bhadralogs. ये आप क्यों? They were trained and educated people who could communicate with the Englishman. Very हम तो nice. कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे, हम नहीं ठीक है कर ना, हमारे पास कम्युनिकेशन का स्किल भी नहीं था। ठीक। ये तो बहुत लेट, जैसे सैयद का मैंने आपसे जिक्र किया है कि जी, जी। सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई फॉर गॉड सेक यू गॉट टू कम बैक एंड गेट सम एजुकेशन इन इंग्लिश। खुदा के वास्ते पढ़ लो। पढ़ लो बिल्कुल। और पढ़ लो वो चीज़ पढ़ लो जो आप पढ़ा रहे हैं, जी उनको पढ़ो और पढ़ने के बाद ही कहीं तुम कंपटीशन में आ सकते हो। बट व्हेन वी केम वी एक्सेप्टेड इट, हिज प्रपोजल या हिज प्रोजेक्ट, इट वाज टू लेट। Indians and Hindus have moved far ahead of us. And almost every important sector of life, जिसको हम governance की कहते हैं, they were manned by the Hindus. So we were either junior clerk or senior clerks when they were officers who were collaborating with the Englishmen. At the top, the Englishmen were there, they were the rulers, and compare with them, they would collaborate with the Hindus. And subsequently, of course, some space were given to the Muslims also. ये जो of सम Bengal. स्पेस की आप बात करें, क्या ये कोटास? नहीं, कोटास नहीं, कोई कहीं ना कहीं क्लर्क का जॉब मिल गया, Okay. कहीं जिसने मैट्रिक पास कर लिया, he was considered to be qualified person. That was the highest degree that a मुसलमान could achieve at that particular point in time. साहब अगर आज भी हम इंडिया को देखें तो जो आपके पसमानदा मुसलमान हैं उनके भी हालात मुझे को अच्छे नहीं नजर आते। लाइक एजुकेशन के अंदर अगर आप सचार रिपोर्ट को देखें, 20 years of follow-ups of the सचार रिपोर्ट, आप ये देखते हैं कि आज भी मुसलमान इंडिया के अंदर जरा पीछे ही है। क्या अच्छा ये खासा पीछे है। जी 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 मैं तो आई एम बीइंग जुडिशियस है, हाँ हाँ। बट क्या वजह है कि मुसलमान अभी तक, क्या ये हमारा वही डिसीजन कि हमने अंग्रेजी नहीं पढ़नी? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट इज लाइक दैट नाउ। वो तो हमने एम्ब्रेस कर लिया है। अब सिचुएशन अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। राइट फ्रीडम तो मिल गया, ठीक फ्रीडम इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस Right. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो उसके लिए मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू याद आ रहा है। जना साहब के साथ इंटरव्यू था 1946 में ऑफ अ इंग्लिशमैन, his name was Beverly Nicholas. He asked Jana कि Mr. Jana, why do you want Pakistan when you know that still you will be dependent on us and you will be borrowing from us, so why do you want Pakistan? So when I was Jana, he said, Nicholas, let me ask you a question, and perhaps in that question lies my answer. What kind of England do you want? A very rich and a prosperous England under German domination, or a free England poor? He said, Mr. Jana, I've got the answer. So freedom was important for us. Freedom helps you to develop the way you want to develop yourself. Acha, how do you develop yourself? Becomes then very, very important. And it is for the policy makers, the rulers, they have to decide. ठीक है ना। हमारे साथ क्या हुआ, हमने एचएसएन कॉलेज तो बना लिया, सादिक पब्लिक स्कूल भी बना लिया, ढाका में रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल भी बना लिया, ठीक है ना, एचएसएन लाइन पर। लेकिन वो दैट वाज फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए था वो, ठीक है ना। उसमें 2 लाख स्टूडेंट नहीं हो सकते थे, ठीक है ना, उसमें 2000 तो हो सकते थे, लेकिन नॉट 20,000 और 40,000, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ने ऑल्सो ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्लास डिस्टिंक्शन पैदा किया, ठीक है ना। यू हैड द पेरिफेरी, यू हैड द मिडिल क्लास, एंड यू हैव द रूलिंग एलिट्स, जिसको मार्क्स ने शायद बोर्जुआजी कह दिया, तो किसी ने कुछ कह दिया, ऑल दीस थिंग्स। सो दैट डिवीजन रिमेन, एंड फॉर रीजंस यू नो व्हिच नीड्स टू बी री-एग्जामिन्ड अगेन इज हमारे जो मुस्लिम पॉलिटिकल एलिट्स, दे एंजॉयड इट वेरी मच। They enjoyed it. हाँ, they thought कि वो ना ब्लू ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है ना मुसलमानों के अंदर, हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। मगर उनकी आवाम अगर पिस रही है और गरीब है, how can they enjoy it? देखना वो क्या, आप यू आर अ सैयद, देन यू आर अ सैयद,
एंड अदर्स वुड जस्ट कम एंड जो ना आपके घुटनों पे हाथ लगाएगा, ठीक है ना। गिलानी पढ़ा लिखा हो या ना हो, गिलानी तो है ना हो। ये ज्यादती है साहब, ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जो एजुकेशन का जो होता है ना, जो ताकत एंड पावर है, उसको भी कंटेन किया गया। कंटेन इस तरीके से किया गया कि इतना उसको एक्सपेंसिव बना दिया गया है कि नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली डेज। सो यू गॉट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर? नहीं, पाकिस्तान के बाहर। सर देखिए, ये मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने बैरियर्स बना दिए कि अच्छी शिक्षा चाहिए आपको तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में कहीं पहुंचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू पुट दैट स्टेप इन। क्या हिंदूज मुसलमानों से ज्यादा मेहनत करते हैं? बात मेहनत की नहीं है, अपॉर्चुनिटी की थी एंड कंडीशन जो आप क्रिएट करते हैं ना, कंडीशन दैट। अब भी इंडिया में देख लें तो मेहनत अगर कर भी रहे हो लेकिन पॉवर्टी अब भी वहाँ पे है। पॉवर्टी का एक खास, हाँ, उनका मिडिल क्लास वाज एक्सपेंडेड इन अ बिग वे, बट द पॉवर्टी इज देयर एंड द पुअर क्लास इज स्टिल देयर। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लाइकवाइज बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश को जो एडवांटेज मिला ना, उनका एलीट क्लास हाई कोई नहीं, उनका एलीट क्लास वो मिडिल क्लास था जो आज भी है, जो हसीना वाजिद की शक्ल में या शेख मुजीबुर रहमान साहब की शक्ल में या वो जो पढ़े लिखे लोगों की शक्ल में आपको नजर आएंगे। वो जो फ्यूडल थे ना, जो उनकी जो तादाद बहुत कम थी, वो 2-4 नवाबों का खानदान वानदान था जो था, वो लोग थे। अल्टीमेटली जो नवाब सलीम उल्लाह का मैंने जिक्र किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, इन लोगों का जिक्र किया, ये लोग थे एक स्मॉल सा ग्रुप। एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, दे वर एलीट्स, इन्होंने भी बंगाल में रहते हुए बंगाली को नहीं अपनाया, उर्दू को अपना लिया। एंड हिंदी जो वो 1953 का ना राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए, उर्दू के साथ बांग्ला को भी स्टेट लैंग्वेज बनाने का ये हुआ 53 में। पहले 47 में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन सेटल 53 में फायरिंग हो गई और फायरिंग के नतीजे में वो बंगाली मूवमेंट शुरू हो गया। बिल्कुल, ठीक है ना, बंगाली मूवमेंट शुरू हुआ, इट गिव राइज टू बंगाली नेशनलिज्म और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, बट इट सबसाइडेड आफ्टर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन आ गई तो इक्वल राइट्स मिल गए थे, कहा था जी कि आप बराबर हो गए, मगर ऐसा नहीं था नहीं, वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स है। हाँ, ऐसा नहीं था। जी। वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स थी, जो रूलिंग क्लास थी ना, फॉर एग्जांपल द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री एलीट्स, वो आप कोई अच्छी किताब देखेंगे ना, मैं अपनी किताब का जिक्र नहीं करूंगा, उसमें ये सारा डेटा, फॉर एग्जांपल टेक द बुक ऑफ रौनक जहान, फेलियर इन नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें वो कहती है, वो सारा डेटा देती है। फॉर एग्जांपल अगर 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं तो उसमें एक भी बंगाली नहीं है। जी बिल्कुल। जब वो 14 बन गए तो एक निकल आया। अच्छा, वो जो निकल आया वो भी एलीट क्लास का था, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ना, आम रिप्रेजेंटेशन नहीं थी इसके। सो ये तो बात है आज़ादी के थोड़े अरसे बाद की। लेट्स गो लिटिल फर्दर बैक, जस्ट बिफोर पार्टीशन, 1946, सोहरवर्दी डायरेक्ट एक्शन डे। क्या स्टोरी उसकी जी? वाज सोहरवर्दी टू ब्लेम फॉर इट? क्या उनका कसूर था? जिन्ना का क्या रोल था? हु वाज द विलन देयर? देखिए, इसमें ये चीज़ ऐसे करने की है कि इसमें जिन्ना का रोल नहीं है, मगर कॉल तो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब नहीं दी थी, डायरेक्ट एक्शन कर दिया था उन्होंने, बाद में उन्होंने दिया था जब वो 1937 से 39 तक हुकूमत बन गई थी कांग्रेस की। ठीक है ना, कांग्रेस की हुकूमत बन गई एंड मुस्लिम्स आर नॉट गिवन द स्पेस दैट दे वांटेड। ठीक है ना, कंफर्म जी, मुस्लिम्स आर नॉट गिवन द स्पेस दे वांटेड। एक पोर्टफोलियो मिला था और वो लियाकत अली खान को मिला था फेडरेशन में। जी एंड हिंदू वहाँ पे थोड़े से मिसअंडरस्टूड अस। उन्होंने कहा कि इनको फाइनेंस दे दो, इनको फाइनेंस आते ही नहीं है, ठीक है ना, इनको फाइनेंस दे दो तो हम कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, ये तो मैं मुसलमान होने का दावा कर सकता हूँ, मुझे फाइनेंस नहीं आता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुलाम मोहम्मद को जी और चौधरी मोहम्मद अली को, जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर में, इनको फाइनेंस आता था। इन्होंने वो गए कायद आज़म के पास और कहा कि एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। कायद आज़म ने कहा, श्योर, मैनेज। उन्होंने जो बजट दिया, उन्होंने हिंदुओं की चीख निकाल दी और इट वाज कॉल्ड द पुअर मैन्स बजट। द पुअर मैन्स बजट, पुअर मैन्स बजट। वो पुअर मैन्स बजट जो था ना, वो सारे का सारा टैक्स जो है ना, उन्होंने रिच पर डाल दिया था। हिंदुओं की चीखें निकल गई कि भाई ये क्या हुआ, राइट, ठीक है ना। उसके नतीजे में ये सारा वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया हमारे बजट का। उसके नतीजे में जिन्ना साहब को मौका मिल गया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात की और उस जमाने में कलकत्ता में बहुत खतरनाक किस्म के हिंदू मुस्लिम टेंशन चल रहा था। Yes, that was the key point. अच्छा, and there of course Sohrawardy
did not play a negative role. He went with the permission of Jinnah to Gandhi and said कि I am with you. गांधी ने उसको साथ लिया और उस राइट्स को रोकने में, ये करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका. सो पीस वाज ऑफ कोर्स विद इनिशियल लॉसेस जो हुए वो हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलके साइड को ख़त्म करने में, और उसकी वजह से आप कहते हैं कि जनाब गांधी साहब की डेथ इसी वजह से हुई है कि ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स, ही हिंदूज थॉट. ठीक है, देखिए जी, मगर उस डायरेक्शन डे के रिजल्ट में जो वायलेंस हुई थी उसमें कोई 4000 बंदे किल्ड, अबाउट 100,000 पीपल रेंडर्ड होमलेस. कोई हैव यू फिगर्ड आउट इन हिस्ट्री कि हम इसका ब्लेम किसे देते हैं? देखिए ये चीज़ें ऐसी है ना, वो हिस्ट्री का फ्लो होता है ना, उस फ्लो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लीडरशिप बहुत सारी चीज़ों की रिपरकशन को सामने नहीं रखती है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल डे ऑफ डिलीवरेंस कि हिंदू के क्या इसके कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो गई, सो इट्स अ डे ऑफ डिलीवरेंस है हमारे लिए, सो वी शुड रिजॉइस. राइट. अच्छा, इस रिजॉइस पे फिर जो नुकसान हुआ है रिजॉइसिंग में, वो जाहिर सी बात वो पुराने टेंशंस के नतीजे हैं. हिंदू मुस्लिम राइट्स जो है ना, ये ब्रिटिश के दौर की पैदावार है. उससे पहले आप हिंदू मुस्लिम राइट्स की कहानी कहीं भी नहीं सुनेंगे. साहब आपने बिल्कुल सही बात की है. इनफैक्ट 1857 में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे and they were fighting against the British. The war of independence. And you're absolute right. Mass scale पे इस तरह के राइट्स होना, मासवाई गोरों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के पहले अकबर के दौर में नहीं सुनते कि मुस्लिम हिंदुओं पर चढ़ दौड़े या हिंदू मुसलमानों पर चढ़ दौड़े. It was not something which was regularly done. बिल्कुल, exactly. And ये जो ड्राइव, in that sense, Day of Deliverance and Direct Action Day का जिम्मेदार तो गोरे ही हुए. In a way, ठीक है ना. मुसलमानों ने उसे रिजॉइस शुरू किया. जना साहब ने कहा कि हमारे लिए डे ऑफ डिलीवरेंस थी कि कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो गई. ठीक है ना. वो एक्सप्लॉयटेशन थी और ये सारी चीज़ें थी. ठीक है ना. लेकिन वो बैकलैश हुआ. बैकलैश इस तरह से हुआ कि वो जो टेंशन होता है आमतौर पे इस किस्म के सूरत हाल से, ठीक है ना. और एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ ना जी. जो 71 का इलेक्शन था जी, 70 का इलेक्शन हुआ. इलेक्शन के बाद जो जीत गए जी, ठीक है, आप उनको हैंड ओवर करें. ठीक है, आप हैंड ओवर करके जनाब लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांटेड टू. वी डिडंट डू इट. And why we didn't do it, of course, there's a long story and history you've got to say. So, Quaid-e-Azam, Liaquat Ali Khan, Zafrullah Khan, the early forefathers of Pakistan, they were all very secular in their approach. Until 1955, Pakistan was a secular country. ये Islam का जो touch हमने लिया, is that because we had separated ourselves from India and we said कि भी हमने वो करना है जो वो नहीं कर रहे? देखिए, सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है ना, सेकुलर का कॉन्सेप्ट वो मुसलमानों को somehow the other कंफ्यूज कर देती है. बहुत कंफ्यूज करते हैं. कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि हम मुसलमान नहीं रह गए. बिल्कुल, वो समझते हैं कि लादीने दोस्त है कि हम मुसलमान नहीं रहेंगे. उनको समझ नहीं आती कि मतलब सेकुलर रह के आप 100% मुसलमान रह सकते हैं. ठीक है ना. द आइडिया ऑफ दो टू कंसेप्ट हैं जो हम आज तक समझ नहीं पाए, मैं समझता हूँ. एक तो सेकुलरिज्म को हम नहीं समझ पाए क्या है. ठीक है ना. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स. बिल्कुल ऑल दैट. ठीक है ना. दैट फ्रीडम इज देयर. जो हम समझ नहीं पाए, दो चीज़ को समझ नहीं पाए, मैं समझता हूँ आज तक मुसलमान बरसगीर में ख़ास तौर पे. बाहर तो है ही नहीं. एक सेकुलरिज्म को और दूसरा डेमोक्रेसी को. सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी दोनों में समझ नहीं आती. हमें समझ बिल्कुल नहीं आती. हमने समझा है कि काउंटिंग ऑफ हेड्स इज डेमोक्रेसी. नो, वो तो साल में 5 साल के बाद 4 साल के बाद एक मरतबा होगा आपका. ठीक है, नथिंग मोर देन दैट. तो अदर असल फ्रीडम जो है ना, वो फ्रीडम है आपका वो तमाम चीज़ें जो आपको इंडिविजुअल डेवलप करने की एनवायरनमेंट अनेबल करती है. एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम. क्वालिटी एजुकेशन. देखिए, भुट्टो साहब के से आए एज इंडिविजुअल, आई मे हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम भुट्टो साहब. एक चीज़ उन्होंने मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया था, वो ये था नेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने किया था. So you agree with the idea of nationalization? You don't agree with private education? वे प्राइमरी एजुकेशन को, जिसको हम क्लास 1 से 10 तक कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी था नेशनलाइज करना उसको. वो दुनिया में हर जगह हुआ है ये. ठीक है ना. आप बरतानिया को ले लें कि उन्होंने कहा कि जनाब ये फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और उन्होंने सिर्फ वर्क ओवर इट कि आप अपने इलाके में ही पढ़ेंगे एंड वी विल गिव यू द बेस्ट स्कूल इन योर ओन इलाका. आपका ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल, वॉकिंग डिस्टेंस में आपके स्कूल, व्हाटएवर इट इज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है ना. इस तरीके से उन्होंने, हमने ये डेवलप नहीं किया. जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो एलिटिस्ट रहा है. एलिटिस्ट तरीके से रहा है कि ऑफ कोर्स नेशनलाइजेशन भी है. अच्छा, फिर नेशनलाइजेशन को ख़त्म भी कर दिया गया. ज़ियाउल हक साहब जैसे आए उन्होंने फिर दोबारा ख़त्म कर दिया. एंड जो जिसको हम कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल्स, फॉर एग्जांपल बीकन हाउस, सिंह और भी बहुत पता नहीं दुनिया भर के सिटी स्कूल,
and etc. They all exist today. Right. ठीक है ना? और फिर सरकारी स्कूल भी है. जी बिल्कुल. And if you go and see the difference, you'll be able to understand के the difference. Right. एक मुझे जोक याद आ गया. एक टीचर was teaching in a public sector school. तो GIRL जर पढ़ा रहा था. किसी ने कहा it is not GIRL जर, it is GIRL गर. उसने कहा 500 रुपए दोगे तनख्वाह तो GIRL जर ही रहेगा. इकोनॉमिक्स से उसने उसको रिलेट कर दिया. कहने का मकसद ये. सही कहा. सो अच्छा, फिर हमने अपने एजुकेशन पॉलिसी के मुतालिक, इफ यू केयरफुली लुक एट द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, में क्लियरली है कि वी विल स्विच ओवर टू आवर ओन इंडिजिनस एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन आवर लैंग्वेज. राइट. That never happened. Even today, when we are sitting here in 2025, if you come to Minhaj University, अच्छा टीचर कौन है? जो अंग्रेजी में पढ़ाता है. Of course, right. ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, जो भी अगर आप उर्दू में भी पढ़ा रहे हैं, रेफरेंसेस आप कोई एक किताब बता दें अंग्रेजी में अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस जो मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें एक किताब ट्रांसलेट करके आपने गाइडेंस के तौर पर स्टूडेंट को दिया हो. साहब इसमें तो कोई शक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है, वी स्ट्रेस लॉस्ट ऑन थियरीज. कि थियरी इज इम्पॉर्टेंट. थियरी हेल्प यू टू कंटेन योर बाइसेस. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आ गया आपको, मैं कहूँगा ऐसे बड़ा गुस्सा आता है, तो हम कहेंगे भाई गुस्सा सबको आता है. राइट. तो गुस्सा पर से इज अ थियरी. ठीक है, तो इनको नहीं आता, इनको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, किसी को आ सकता है. बट क्यों आता है? उसके लिए फैक्टर्स आप ढूंढ लेते हैं. फिर कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिसमें सभी को आता है. तो इसको हम थियरी कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थियरी. फॉर एग्जाम्पल, एथनिसिटी इज अ थियरी. उसमें आप पंजाबी भी हो सकते हैं, आप बंगाली भी हो सकते हैं. ठीक है ना? वो आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं इसके लिए. सो थियरी देयरफॉर was an effort by academics to contain biases. Biases खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको contain किया जा सकता है. And this is what happens when you have theory oriented. और उसमें आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है हिस्ट्री के प्रॉब्लमेटिक्स को कंटेन करने का. को हिस्ट्री जो है जो नैरेटिव होता है. ठीक है ना? मुगलिया दौर बेहतरीन दौर था. ठीक. क्यों? मुसलमानों का दौर था, इसीलिए. मगर ये एक नैरेटिव है. नैरेटिव है. अगर आप एक और नैरेटिव देखें, मगर जी मुगलिया दौर सबसे फजूल दौर था क्योंकि हम पे जुल्म हो रहा था. ठीक है. ओके, राइट. इसी तरीके से हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल, अब अभी लेटेस्ट एक किताब आई है कॉलोनियलिज्म के ऊपर. ठीक है ना? कि कॉलोनियलिज्म को जो आपने रगड़ा लगा के उसको गालियां निकाली हैं, लेट अस लुक एट इट्स पॉजिटिव साइड आल्सो. जी. इतनी मोटी सी किताब है, मैंने हिम्मत करके खरीद तो लिया है. अब ऐसा ऐसा पढ़ रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, जो कहते हैं ब्रिटिश आए, यहाँ पे रेल लेके आए, स्कूल लेके आए, आपको हॉस्पिटल्स दिए, मॉडर्न मेडिकेशन, वो तो बड़ा एहसान करके गए हम पे. हाँ, अब वो एहसान को हम जायज़ रिकग्नाइज करने की पोजीशन में नहीं है. क्योंकि कॉलोनाइजेशन था वो. बिल्कुल. ठीक है ना? वो कहते हैं कि हमारा जो अपना, फॉर एग्जांपल, जो मेडिसिन का सिस्टम था, ठीक है ना, वो अंडरमाइन हुआ. फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई. ठीक है ना? उनकी डिक्टेशंस आ गई, एंड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स सॉर्ट ऑफ रीइमर्ज्ड अगेन. तो उनकी ब्यूटी है ना, वो ये है कि अपने ही सिस्टम को क्रिटिक भी करते हैं. फिर और इवान लिंच की एक खूबसूरत किताब है मेडिसिन के ऊपर, लिमिट्स टू मेडिसिन एंड द रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हाउ यू नो दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट एंड हाउ दे रूल द वर्ल्ड. ये इस किस्म की चीजें. बिल्कुल. जो नफ्सियात के ऊपर एक किताब है, ये द बुक ऑफ वो, जो कि बताती है कि आपके ये डीएसएम के अंदर क्या क्या मसले हैं और क्या क्या इश्यूज हैं. और भी गोरों ने अपनी किताबें खुद क्रिटिक करते रहते हैं. हमें शायद अपने आप पे क्रिटिक करने का या सुनने का हौसला नहीं है. नहीं, हौसले के साथ साथ वो जो कॉलोनाइजेशन हुआ ना, उसकी वजह से जो लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, वो हम खत्म नहीं कर सके. सब लैंग्वेज की अब बात कर रहे हैं. वाज दैट नॉट वन ऑफ द फर्स्ट इश्यूज जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, लाइक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पहला इशू शुरू हुआ था, क्या वो बांग्ला उर्दू कंट्रोवर्सी में नहीं था? बिल्कुल लैंग्वेज का था. अब हमने क्या किया, उसको ओवरकम करने के लिए वी स्टक टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है? आपको पता है रेट ऑफ लिटरेसी जो था ना, बंगाल में मच हायर देन इट वाज इन वेस्ट. आई डिड नॉट नो दैट. So early on, Bengal had a better literacy rate than Pakistan. Then West Pakistan, West Pakistan, higher rate of learning. ठीक है. अच्छा, फिर इंग्लिश उनका ज़्यादा बेहतर क्यों था? क्योंकि उनका कंपटीशन था हिंदुओं के साथ. They wanted to compete with the Hindu elites, जिसको हमने कहा बहुत लोग थे, gentlemen of Bengal, उनके साथ. So to overcome that handicap, they had to work very hard, and of course led to the establishment of what we call the Dhaka University. Oh, was that the first university in Bangladesh? First Dhaka University. Dhaka University was the first, the only university. ठीक है ना? जिसमें मुसलमानों के एक बड़ी तादाद ने फिर पार्टिसिपेट किया आगे चल के. ठीक है ना? बल्कि ज़्यादा पार्टिसिपेट पाकिस्तान बनने के बाद ढाका यूनिवर्सिटी बिकेम
It had achieved such a standard that it was called the Oxford of the East. Oh wow, what a name, जी. Oxford of the East. Of the East. ठीक कहा जाता था, ठीक है. अब बांग्लादेश में डाउनफॉल क्या, डाउनफॉल कहते हैं, पता है, I don't know what you will call it. We will come to that. जी, when they switched over from English to Bengali, वो फिर उन्होंने मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन का will be Bengali. So मैंने इस बारे में सुना कि it was an entire generation that was betrayed. कि आपसे इंग्लिश लेके उनको फोर्स किया, उनके ऊपर इम्पोज किया बांग्ला, and they could not compete with the world for another generation until English came back. बिल्कुल जाहिर सी बात है. वो it was something, you know, over which we need to think. The two policy makers thought, you know, जी हम बंगाली हैं तो हम we have to score points. या वो कहते हैं ना, किसी ने ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हमने ये पोर्ट को डेवलप करना है, कराची पोर्ट को, और उसमें ये है और ये है, ये हमारा ट्रेडिंग में ये बेहतरी आ जाएगी, एंड ट्रेड विल इम्प्रूव एंड थिंग्स लाइक दैट. उन्होंने कहा वी हैव टू फाइट इलेक्शंस एंड फॉर दैट वी मस्ट हैव गुड रोड्स, एंड गुड रोड्स के बुनियाद ही पे हमें वोट मिलेगा. ठीक. सो दे सेड यू कीप योर पोर्ट विथ यू एंड लेट अस फोकस ऑन आवर रोड्स हियर इन पंजाब. फोकस ऑन द रोड्स. ठीक. तो अब ये ओवरऑल जो मुल्क का एक था ना जी, और स्ट्रक्चर, जिसको देखने की जरूरत है, दैट वाज मिसिंग ड्यूरिंग द अय्यूब एरा. ये साहब जो अर्ली एरा था अय्यूब का, इसके अंदर जी probably the only woman who was acceptable to Bangladesh from, you know, Pakistan, Fatma Jinnah. Was she dear to the Bengalis? That the Bengalis demonstrated during the election. जब इलेक्शन हुआ ना जी, तो let me tell you history का इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो ढाका में इलेक्शन हुआ था ना, ढाका में उसके 3-4 जो होते हैं, उसका जो ओवरऑल इंचार्ज वाज माय फादर हिमसेल्फ. आई सी. ठीक है, ही वाज द इंचार्ज. ऑफ कोर्स शी वन फ्रॉम ढाका, बट ओवरऑल शी लॉस्ट. जी, ओवरऑल शी लॉस्ट एंड देयरफॉर अय्यूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, अय्यूब खान. लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली का, तो माय फादर कंटेस्टेड द इलेक्शन अगेंस्ट हिज ओन कजन हु वाज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द नवाब. जी, नवाब अस्करी. जी, उनके मुकाबले में वालिद साहब थे. ठीक है ना, वालिद साहब इलेक्शन जीते चूंकि वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग से थे, और माय फादर वाज फ्रॉम काउंसिल मुस्लिम लीग, व्हिच वाज इन ऑपोजिशन, लेड बाय मुमताज दौलताना. वेरी फ्यू पीपल इन पंजाब टुडे नोज मुमताज दौलताना. ये दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर हिस्ट्री कि हम अपने उन लीडरशिप को बिल्कुल ही स्पेस नहीं दिया अपनी हिस्ट्री के अंदर जो हमें देना चाहिए था. हमने प्राइम मिनिस्टर को दिया या प्रेसिडेंट को दिया. अच्छा, लेकिन उसमें भी हम इतने पीछे रह गए हैं कि अगर आप आज एक सर्वे कंडक्ट करें ना जाके मिनहाज यूनिवर्सिटी में कि नेम द फर्स्ट 7 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, nobody will be able to answer. I'm sure जी. ये लियाकत अली खान के बाद सब चुप हो जी, बिल्कुल जी. लियाकत अली खान, मोहम्मद अली प्रोग्रेस सर वर्दी को याद ही नहीं रहते. देख एक पूरी लिस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की जो कि मुश्किल है कि किसी को हिस्ट्री में इस तरह याद हो जाए कि हमारे पहले 7 कौन से. एग्जैक्टली दिस इज आवर ट्रेजेडी. हमें क्यों टेन्योर नहीं मिलता उस किस्म का. टेन्योर मिला नहीं किसी को जी. ठीक है ना, जनरल साहब आए, he does not figure anywhere in history, he was the prime minister of this country. फिर एक और साहब आए, बाहर से इंपोर्ट किए गए, पता नहीं क्या नाम कहा उनका, कुरैशी साहब भी आए थे. कुरैशी कयूम क्या नाम, मोइन कुरैशी. वो आए 3 माह के लिए जी. बिल्कुल, केयरटेकर. आई नो जी. वो इसके बहुत सारे 17-18 नाम है हमारे पास. उसके बाद फिर वो उसमें गरीब आया, आजकल बीमार है या पता नहीं कहाँ है, शौकत अजीज बेचारे वो आए. खैर ही कंटिन्यूड, ये कंप्लीटेड हिज टेन्योर. सो इस किस्म का जो गेम खेला गया हमारे साथ ना, उस खेल के नतीजे में जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था. फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग बंगाल में भी था, मुस्लिम लीग लखनऊ में भी था, मुस्लिम लीग पंजाब में भी था. बिल्कुल था. अल्टीमेटली 1946 में वी मुस्लिम लीग डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स स्ट्रेंथ. जी बिल्कुल. ठीक है ना, वो बन गया. बनने के बाद सब कुछ हुआ, होने के बाद फिर बिखर क्यों गया मुस्लिम लीग. बंगाल में जब नेक्स्ट 54 का इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग गॉट ओनली 2 सीट्स. By the time 54 का इलेक्शन हुआ जी, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी. नहीं, लेकिन वहाँ तो जाके पंजाबी तो नहीं लड़ रहे थे. नहीं, पंजाबी तो जो लड़ रहे थे वो बंगाली थे ना. बंगाली थे. हाँ, 2 आदमी जीता था, एक फजल कादिर चौधरी था और आई थिंक रूल अमीन साहब. ये 2 आदमी इलेक्शन जीते थे, बस दैट्स इट. एंड द रेस्ट एंटायर वेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी. मुख्तलिफ पार्टियों का कॉम्बिनेशन था. ठीक है ना, उस जुक्तो फ्रंट जिसको कहते हैं, फ्रंट्स ऑफ दी many political parties. They swept the poll. Right. And it was again repeated in 1971. जी बिल्कुल. अच्छा, वो हम इन सब चीज़ों पर डरते रहे, और ये डर ने ना को मैं दूसरा जो इसका एक्चुअल
टर्म्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो था ट्रस्ट डेफिसिट. दैट ट्रस्ट डेफिसिट वाज इंक्रीजिंग डे इन एंड डे थ्रू. अगर आप 56 की कॉन्स्टिट्यूशन को चलने देते हैं और 58 में इंटरवीन ना करते हैं तो थिंग्स वुड हैव बीन परहैप्स डिफरेंट. कि जितने बैटल लड़ने थे वो पार्लियामेंट के अंदर लड़े जाते हैं. फिर 1958 के बाद पार्लियामेंट जो बना दैट वाज एन आर्टिफिशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें देयर वाज हार्डली एनी ऑपोजिशन. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे 17-18 से ज़्यादा नहीं थे जो ऑपोजिशन में थे एंड द रेस्ट वर विद द रूलिंग पार्टी जिसको हम कन्वेंशनल मुस्लिम लीग कहते थे. वो अयूब का दौर था. ठीक है, अयूब के दौर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होंगे जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री हुआ, लेकिन इट ऑल्सो गेव बर्थ टू 22 फैमिलीज. 22 खानदान को जन्म दिया कहते हैं और वो 22 खानदान ऑल ऑफ देम वेयर फ्रॉम द देन वेस्ट पाकिस्तान. जी, वो 22 घराने हैं, बाद करोड़ों है ना साथ. सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद. 87% of the wealth was owned by them. जी, ठीक है, आदमजी, सुहानीज, वलीकस, ठीक है ना, इस किस्म की चीज़ है. ये मुन्नो भाई और पता नहीं इस किस्म के लॉन्ग लिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 22 फैमिलीज. ये अनइवन डेवलपमेंट देन गिव बर्थ टू अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज द 6 नुकाती प्रोग्राम, 6 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. जी बिल्कुल. एंड बेस्ड ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. साहब उस 6 नुकाती प्रोग्राम में जो रैलिंग क्राई थी वो तो ऑलवेज बांग्ला लैंग्वेज की थी. नहीं, लैंग्वेज का तो था ही. हाँ जी, वो तो इशू सेटल हो गया था. सेटल हो चुका था बाय दैट. 2 national languages. ओके. बंगाली और उर्दू. 56 दिस वाज सेटल्ड बाय द टाइम. सेटल हो गया था. तो फिर वो हमें कहा गया था 6 नुकाती एजेंडा में उन्होंने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान की लैंग्वेज को बांग्ला कर दें. नहीं, nothing of the sort. Nothing of the sort. Never. So that's absolutely false news. Along with Bengali, जी. उर्दू शोंगे, Right. बांग्ला चाय. उर्दू के शोंगे? साथ बांग्ला चाय. बांग्ला भी हो, उर्दू भी हो. I agree with it. We should have 2 languages. And we accepted it in the जी, 56 जी. constitution. जी. Right? 62 ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया. जी. ठीक है कि भाई 2 लैंग्वेज. ठीक. लेकिन उसने ये किया कि जो 2 विंग्स बना दिए, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान को मर्ज कर दिया. जो भी आपके 5 स्पोर्ट यूनिट्स हैं उसको मर्ज करके वेस्ट पाकिस्तान बना दिया. और इसको अच्छा, अब उसमें इम्बैलेंस ऑलरेडी मौजूद था. वो इम्बैलेंस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से था विच वी इनहेरिटेड. Similarly, ठीक है, एंड सिमिलरली मिलिट्री के अंदर भी वी इनहेरिटेड इम्बैलेंस मिलिट्री सेटअप. ठीक है ना. अब उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं की गई. फिर हमने कभी बंगालियों से अच्छा सलूक तो नहीं किया. नहीं, जो आप मुझे कहानी बता रहे हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर आई कांट सी अ गुड पॉइंट फॉर वेस्ट पाकिस्तान. मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा कि वेस्ट पाकिस्तान अच्छा क्या किया हुआ. अच्छा, फिर वो होता ही था. इंटरेस्टिंगली जो गवर्नर बनाया ना वहाँ का, वो मुनीम खान था उसका नाम. अयूब खान जब तक रहा वो भी उसका गवर्नर रहा. टुवर्ड्स द एंड जाके अयूब खान ने चेंज किया था. लेकिन मुनीम खान वाज एज ब्रूटल एज अयूब खान. अयूब खान वाज द मॉडल. वो अयूब खान को मॉडल बना के उसने जो कुछ वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर सकता था किया. टू द एक्सटेंट आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग कि जब इलेक्शन हो रहा था ना ये नेशनल असेंबली का, माय फादर वाज कंटेस्टिंग, तो मेरे अपनी कजन के साथ ही कर रहे थे ना. जी. तो कजन वाज इन कन्वेंशन मुस्लिम. द गवर्नर केम टू कॉल्ड नवाब बाड़ी यासिन मस्जिद. वहाँ आके उसने स्पीच की बाकायदा और दैट स्पीच बैकफायर्ड. ओह डियर गॉड. बैकफायर्ड इस तरीके से जो मेंबर्स थे उन्होंने फिर जब वोट किया, वोटिंग आए तो दे वोटेड माय फादर टू द असेंबली. दे न्यू इट के ही इज एन ऑपोजिशन मेंबर. राइट. तो आमतौर पे होता नहीं भाई ऑपोजिशन में क्या कर लेगा. राइट. ठीक है ना. बट माय फादर बिकेम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली डूइंग यूवेरा. राइट. ठीक है ना. ठीक है, तादाद कम थे लोगों की. वेस्ट पाकिस्तान से सिर्फ 2 थे. राइट. ठीक है ना. प्रोविंशियल असेंबली में बिल्कुल ख्वाजा सफदर थे जी और एक हमजा साहब थे. राइट. ठीक है ना. सर इसके बाद वी कम टू अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट. ये 1970 का इलेक्शन जी, जो कि कहते हैं जी पाकिस्तान का वाहिद फ्री एंड फेयर इलेक्शन था. एंड उसका रिजल्ट लोगों को पसंद नहीं आया और उसके नतीजे में मुल्क तोड़ दिया गया. सो द आइडिया इज अगर हमें सही इलेक्शन रिजल्ट नहीं मिलते तो मुल्क तोड़ देते हैं. क्या हुआ था उस इलेक्शन के फौरन बाद? व्हाट लेड टू द इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स? 70 का इलेक्शन हुआ. Mujibur Rahman technically should have become the Prime Minister of Pakistan. Somebody stopped him. What's the story there? देखिए उसमें जो एक स्टोरी है ना, if you read a book called Last Days of United Pakistan. Last Days of United Pakistan. By G.W. Chaudhary, who was in Yahya's cabinet. वो कैबिनेट में थे. वो ये था जब इलेक्शन हो गया ना होने के बाद ओवरवेलमिंगली मुजीबुर रहमान को 162 सीट मिल गए. वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब को मिल गया. ठीक है ना. जब भुट्टो साहब को ये मिल गया तो भुट्टो साहब परेशान हुए कि जनाब सेंटर में तो मैं अपोजिशन लीडर हूँ. एंड दैट आई थिंक भुट्टो साहब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है ना.
फिर नेगोशिएशन के लिए आए और इंटरेस्टिंगली आयशा जलाल की किताब देख लें, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, वो कहती है कि भुट्टो ये मुजीब मेट या बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे और उसने कहा कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो होगा अवामी लीग का वो आप होंगे. अच्छा, ओके. दिस वाज द ऑफर मेड टू याह्या खान. ठीक. एंड याह्या खान वो समझे ओवरजॉयड या ओवर द टॉप कि ये क्या हो गया. And then after meeting him, he made this statement कि I have met Sheikh Mujibur Rahman, who is the Prime Minister designate. So that was announced. Announced. He was the Prime Minister designate. कि ये किसकी तरफ से आ रहा है? एक प्रेसिडेंट की तरफ जिसने इलेक्शन करवाया, सब कुछ करवाया और मेजॉरिटी को हैंड ओवर करना था. So where did we go wrong in it? Where did we go wrong? I mean, यहाँ तक पहुँच गई थी बात. पहुँच गई. पहुँचने के बाद ये भुट्टो साहब गए मुज़ाकरात के लिए कि जनाब वो इलेक्शन की पोस्ट असेंबली का डेट था 3 मार्च को फर्स्ट. ठीक है ना. तो वो विदाउट कंसल्टिंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन याह्या साहब ने पता नहीं किस हालत में थे वो, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन का कि ये असेंबली का. वो तो बंगाली चीख उठे. एंड आई वेरी विविडली रिमेंबर पुरवानी होटल में अपनी पार्टी को एड्रेस कर रहे थे, निकल के आए, उन्होंने कहा देखो ये पोस्टपोन कर दिया विदाउट आस्किंग अस. ठीक है ना. आई एम इन द मेजॉरिटी. और फिर उसने नेक्स्ट तकरीर की और तकरीर में उसने कहा कि भाई ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा. जब उसमें वो तकरीर को अभी आप रिकॉर्डिंग निकाल के सुने तो उसमें उसने लव जॉय बांग्ला भी कहा और जॉय पाकिस्तान भी कहा. जॉय बांग्ला, जॉय पाकिस्तान. जॉय पाकिस्तान दोनों उसने कहा. ठीक है ना. स्टिल ही वाज होपिंग के मुझे मिलेगा. ठीक है ना. भुट्टो साहब भी पहुंच गए ढाका, सारे ढाका पहुंच गए. पहुंचने के बाद मुज़ाकरात के दौरान ये तय हुआ कि some kind of constitutional settlement की जरूरत है on the issue of provincial autonomy. Right. ठीक है ना. याह्या खान requested जस्टिस कॉर्नलिस को कि उसको बुला लिया जाए. ठीक है. जस्टिस कॉर्नलिस आ गए. वो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर डेजिग्नेट अवामी लीग की तरफ से कमाल हुसैन साहब थे. कमाल हुसैन साहब से उनकी मुज़ाकरात हुई और उन्होंने कहा है कि we will settle issues tomorrow. शाम इवनिंग में बात हो रही थी तो Kamal Hussain told Justice Cornelius, I will give you a call and then we can meet late evening. Right. General SDM MP Zada walks in and he said, there is no need for a call. We will let you know. We will call you. Don't call us, we'll call you. We will call you. And then the story goes, the call that never came. They went and decided to go for a military operation. और ये मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो उन लोगों से पूछिए जो MNAs थे अवामी लीग के, और वो भाग कर सारे कलकत्ता चले गए. मुजीबुर रहमान told them कि you can go wherever you want. I will stay in this house and if I am arrested, I will be arrested from here. I will not go anywhere. So Mujib remained there. He was picked up and brought to West Pakistan. उसको वेस्ट पाकिस्तान फैसलाबाद जो कोई जेल में उसको रखा गया और ये सारे चले गए जाके इंडिया में इन्होंने पनाह ली. अच्छा. अब इन्होंने जब इंडिया में पनाह ली तो जाहिर सी बात पैनिक फैल गया थोड़ा सा. मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ. अब ये मिलिट्री ऑपरेशन के जो है ना आफ्टर इफेक्ट को देख के परेशान हो गए मिलिट्री रूलर्स हमारे. तो दे ऑप्टेड फॉर एन ऑल्टरनेटिव की नेगोशिएशन होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से. सो ISI के ज़रिए मुख्तलिफ और इसके ज़रिए ये दे स्टार्टेड क्रॉसिंग द बॉर्डर. And this was told to me by Khundukar Mushtaq Ahmed, who was the Prime Minister, caretaker Prime Minister ही बना कुछ अरसे के लिए. He told me कि जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो हम लोग ने ये तय किया कि ओके फाइन, अगर मुज़ाकरात करोगे तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ जाते हैं. ठीक. But don't let anybody know about it. Right. This entire negotiation was leaked out. And all those MNAs and MPs who were sitting in Calcutta, they were picked up by Indira Gandhi's हुकूमत and brought to Delhi. उनको उठा के दिल्ली ले आए. सारे उठा के उसको ले आए. ठीक. और जब ये हुआ जाहिर सी बात है सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया हमारे. हम कुछ कर नहीं सकते थे अब. ठीक है ना. वो नेगोशिएशन नहीं हो सकती थी. अब वो जो मिलिट्री ऑपरेशन वो जारी रहा और जाहिर उसका रिएक्शन तो आना ही था जिस तरीके से था. फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली वी लॉस्ट द बैटल. वो बैटल के लूज करने के बाद भी व्हेन मुजीबुर रहमान वाज रिलीज्ड ही सेड आई वुड लाइक टू रिटेन सम काइंड ऑफ connection with Pakistan. This he said in London when he arrived from
पाकिस्तान। जी देन उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा भाई ही वाज टोटली इन डार्क, he does not know what had happened, so he has to be intensely briefed about what. वो जब ब्रीफिंग उसको प्रॉपरली की गई उसके बाद ही डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली एंड मेट इंदिरा गांधी एंड उनको थैंक्ड हर। ठीक है ना, थैंक करके बांग्लादेश चले गए। देखिए जब भी आपने इसको कहा द इंसिडेंट और द इंसिडेंट्स, इसके लिए जो 3 डिफरेंट नाम लिए जाते हैं। पाकिस्तान में से कहते हैं जी इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 71, बांग्लादेश में इज कॉल्ड द वॉर ऑफ लिबरेशन फॉर बांग्लादेश, इंडिया कॉल्स इट द पाकिस्तान सिविल वॉर बिकॉज जैसे कि हम तो लॉर्ड हुनैन चाहते थे, हमें ड्रैग किया गया। बंगाल कहते हैं जी हम पे जुल्म हुआ, दिस वाज वॉर फॉर आवर लिबरेशन। लाइक एक पार्टीशन 1906 में, 1905 में, एक पार्टीशन 71 में, 47 में एंड देन 71। तीनों बार बंगाल में खून। आई ऑलवेज फेल्ट कि जी खासी ट्रैजिक बात है कि बंगाल has to keep fighting for its freedom again and again and again. और अब 2024 में दोबारा it's fought for its freedom। और एक और बंदे जब आपने बात की उठ के इंडिया भाग गए और एक और गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पे which is taking a very different form from what it used to be। आपके ख्याल में बंगाल के ऊपर जुल्म क्यों होता है? What's this history के बार बार एक separation, बार बार एक division? Why Bangladesh? आई थिंक उसमें 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको समझने की जरूरत है। सिस्टम का चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम सिस्टम बनाते हैं ना, वो जो हमारे सिस्टम को चलाने वाले हैं ना, वो लेगेसी है ऑफ कॉलोनियल रूल, विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ के डोमिनेट करो, कंट्रोल करो हर चीज़ को। अच्छा, कंट्रोल का 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है जिसको हम डिक्टेटोरियल कहते हैं। व्हेन आवर डेमोक्रेट्स बिकम डिक्टेटर, फॉर एग्जांपल जुल्फिकार अली भुट्टो वाज अ ग्रेट डेमोक्रेट, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ फ्यूडल। सो कहते हैं ना, Bhutto had a split personality. Bhutto the feudal and Bhutto the enlightened. Right. The feudal Bhutto triumphed over the enlightened Bhutto. Similar kind of things can happen elsewhere too. देखिए, she was from a middle class. कोई rich उसका बाप नहीं था. Then she saw the good aspect of capitalism, yeah, whatever you want to call it. उस चीज को देखिए उसकी आदी हो गई. अच्छा, लेकिन जो in the process she forgot कि she was a product of a system which is called democratic, and through struggle they achieved that. Right. उसको रिटेन करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इस किस्म की प्रोविजन है ही नहीं कि यू कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इलेक्शन ही जीतना है ना जी। तो एक पहले मतलब ठीक से दूसरे में रिक कर लिया। ठीक है, दिस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ यही होता रहा। उसके मुकाबले में इंडिया ने, क्योंकि कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, लिहाजा दे हैव लर्न ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखते गए। इंदिरा गांधी बड़े अरसे तक रही, प्राइम मिनिस्टर रही, नेहरू रहा है प्राइम मिनिस्टर, 11 साल से मोदी जी है, और ये सारे रहे। उसके बाद एक ब्रेक आया। अब आप देखिए कोई नेहरू फैमिली का है कोई अभी इस वक्त तो कोई नहीं। राहुल अगर गांधी बहुत पीछे है, कहीं भी है। चले वो राहुल गांधी कैसे जानता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का बहुत थोड़ा रह गया, आइकॉन में से नहीं है अभी फिलहाल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सो ये प्रोसेस है, डेमोक्रेसी का यही प्रोसेस है। सो इंडिया हैज अ बेटर डेमोक्रेसी अमंगस्ट दिस रीजन देन कंपेयर्ड टू बांग्लादेश और पाकिस्तान। वो प्रैक्टिस के जरिए हुआ है। प्रैक्टिस के जरिए कांग्रेस बड़े अरसे तक रहा, फिर दूसरी पार्टी से आ गई। इसी को कहते हैं हुस्न, कहते हैं ना, जमहूरियत का हुस्न यही था कि जनाब यू गिव अदर्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंड। इस अदर अपॉर्चुनिटीज के अंदर जी देयर वर अदर प्लेस इन द एरिया लाइक यूएसएसआर एंड अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान से वादा किया था कि उनका 7th फ्लीट आ रहा था डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान को, बट दैट नेवर अराइव्ड। ऑन द अदर हैंड रशिया ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे टू इंडिया कि वी विल हेल्प यू आउट इफ समथिंग हैपेंस, एंड दे स्टूड बाय इंडिया। व्हाई वाज पाकिस्तान बिट्रेड बाय द यूएस? ये अलग कहानी है। बिट्रेयल की जो कहानी है ना, ये अलग कहानी है। वो ये है कि यू कैन नेवर ट्रस्ट इन अमेरिकन। ठीक है ना, दिस इज द लेसन वी शुड हैव लर्न। नहीं, देखिए कि जो कोई सिस्टम होता है ना, उसके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। वो आपको 1979 में आए रशिया के मुकाबले में, ठीक है, आके आपके यहाँ बैठे रहे, फिर अचानक विड्रॉल करके चले गए। ये विड्रॉल क्यों किया? ठीक है ना, बिकॉज दे न्यू कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रूल अफगानिस्तान। कुछ अर्से तक ट्राई करते रहे, हिट एंड ट्रायल का होता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दे रियलाइज के विल बी। अभी लेटेस्ट जो अमेरिकन ये है ना, सेनेट में जो ये हुआ है डिबेट में, $billions trillions थ्रो किए गए जी टू रीबिल्ड अफगानिस्तान, बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। वो पैसे किधर गए, कहाँ गए, नोबडी नोस। दे आर आस्किंग। अभी आज मैं देख रहा था, कहते हैं कि
we must take an account of where did all this money go. Yes. ये क्या वो किसके पास गया है, जी। कहाँ गया है, who are the people जिन्होंने इससे फायदा उठाया. जी. Now these are the kind of questions which are being now raised inside America. जी. अब अमेरिका में ये कह रहे हैं कि हमें वो जो इंटरवेंशन वाला एक हमारा दौर था, that should be, so we should put an end to it for the time being and look within. We look within. Within देखने की जरूरत है before we go. नेटो को भी कह दिया है जैसे कि भाई increase your contribution. Increase your funding. अपनी funding जो तुम्हारे अपने सफाई खुद बनाओ. Right. Now these are the kind of things that, so perhaps we are entering into a new era. ये ग्लोबलाइजेशन के उस दौर में जाहिर सी बात है कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, एंड कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कंपटीशन है. सब से खतरनाक सा एरा लग रहा है. If wars become more commonplace and countries become more belligerent. देखिए, I think war will be of a very different kind. उसकी नया टर्म ऑलरेडी कॉइन हो चुका है. Fifth generation warfare. नहीं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक और चीज है. ये है टेररिज्म, दहशतगर्दी, irregular warfare. एंड दिट विल बी होगा आपके मुल्क के अंदर ही होगा. इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं है. हाँ जी, हम ऐसे बहुत. So we have our problems. Therefore we need to increase our defense budget. हाँ जी, luckily we are very good at increasing our own problems. I mean terrorism को कम तो हम करते नहीं हैं. अच्छा, अब ये बताइए इंडिया में क्यों नहीं है टेररिज्म? ठीक है, इसमें क्यों नहीं है? बांग्लादेश में टेररिज्म क्यों नहीं है? ये सिर्फ पाकिस्तानी में क्यों है? जी. ठीक है ना, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट है. जी. ठीक है, none of them are democratic. जी. टर्की होगा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा ईरान होगा. जी. ठीक है, ये दो कंट्री. उसके बाद जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, फलस्तीन है, और भी पता नहीं कौन कौन इतने सारे स्टेट्स हैं. 52 मुस्लिम स्टेट्स हैं. मोरक्को भी किंगशिप है. ठीक है, किंगशिप है वहाँ पे. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं टेररिज्म है? सब बिकॉज हमारे पास जरा कंट्रोल मैकेनिज्म्स वीक हैं, हमारे पास इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स विद कम्युनिटीज, वी हैव प्रॉब्लम्स. आपका काम था फिजिक्स पढ़ना. जब आप फिजिक्स में एमएससी भी कर लिया, पीएचडी करने के बाद आपके मैंने पढ़ाना आईआर है, तो आप ये तो हमें बता सकते हैं बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा, लेकिन आप फिजिक्स में आप फिजिक्स ही पढ़ाएं तो बेटर रहेगा. क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज आपके फिजिक्स में है. मेरे आईआर में तो मैं आईआर पढ़ाऊं. दिस इज नॉट हैपनिंग इन आवर कंट्री. ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, जो डेप्रिवेशन है ना, पेरिफेरी में ज्यादा आ रहा है. वो कौन कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिकल एलिट्स कर रहे हैं इस चीज को. दे आर इनसिक्योर. जब पावर में होते हैं अपने आप को सिक्योर फील करते हैं. बट ये सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ठीक है ना, हाउ लॉन्ग यू विल रिमेन इन पावर आपको पता नहीं है. हालांकि आपको तो टेन्योर मिला है इलेक्शन के जरिए 4 years का. यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट. व्हाई दिस डज नॉट हैपन इन पाकिस्तान? सर आई कुड आंसर दैट, मगर रात को ठोडे खाने जो है मैं ख्याल में किसी और को भेजना पड़ेगा मुझे. सर ये मुझे बताइए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंस ही कहूँगा, 1971 के अंदर बांग्लादेश कुड नॉट टेक ऑफ and it could not really rise to the level of even today. इनको मसले हो रहे in terms of the economic development, in terms of their gender equality के issues. क्यों? I mean, if they're thrown off the yoke of colonization, अगर पाकिस्तान से आज़ादी हो गई तो why couldn't they rapidly develop? नहीं, देखिए डेवलपमेंट का एक स्टेज आया उनका, उन्होंने टेक ऑफ किया. ओके, ठीक है ना, टेक ऑफ भी किया और स्टेबल भी हुए कुछ अरसे के लिए. ठीक है ना, लेकिन जो पॉलिटिकल असैसिनेशन हुए ना 3-4, उसने डिस्टेबलाइज अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया. पहला जो मुजीब रहमान वाला असैसिनेशन था, उसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ही वाज टू बी डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. ओह माय गॉड, वो डिक्टेटरशिप वाला. एट ए कन्वोकेशन व्हिच वाज टू बी हेल्ड इन ढाका यूनिवर्सिटी. आई सी. उससे 2-3 दिन पहले वो सारा वो सीन क्रिएट कर दिया गया. हां, सिक्योर. पर वही लोग जिन्होंने सिक्योरिटीज को बढ़ावा करनी थी, उन्होंने उसके घर में घुस के उसको मार दिया. उसके अलग स्टोरीज है, जाहिर सी बात है क्यों मारा. जी. हाँ, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे है. अच्छा, उसके बाद आप देखें फिर मिलिट्री रूल है. ठीक है ना, जनरल इरशाद का दौर है, ज़ियाउर रहमान का दौर है. उसके बाद अगेन पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड डेमोक्रेटिक कल्चर, उसको उस तरीके से ना हमने. अच्छा, फिर जो पॉलिटिकल कल्चर आया, डेमोक्रेटिक कल्चर आया, उसके अंदर भी जो लीडर्स इलेक्ट हुए ना, उन्होंने सब जगह कंट्रोल ताकत कर रही है. ये आप इंसिडेंट बता रहे हैं जी 71 वॉर का? जी 71 वॉर. क्या इंसिडेंट था? 71 वॉर से पहले. 71 वॉर से पहले. हाँ, अभी ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होना था. ठीक है ना, तो देयर वर 2 gentlemen फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. वन अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही पास्ड अवे, मेजर महमूद गिलानी. मेजर महमूद गिलानी, ठीक है. ये सराइकी बेल्ट से, सराइकी बेल्ट, लेकिन सेटल्ड इन लाहौर. ठीक है ना. एंड द अदर वाज कर्नल अनवर. ये कर्नल अनवर ये इसके थे. तो ये दोनों ईस्ट पाकिस्तान में पोस्टेड थे. ठीक है ना. सो दे अनदर फ्रेंड ऑफ देम वाज आल्सो कर्नल.
उन कर्नल रहमान उसका शायद नाम था, उनके साथ लोग खाने पे गए उनके घर पे, खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद वो लोग वापस आ गए, इसमें बैठे, तो इनको मैसेज आया कि कर्नल रहमान को डिज़ार्म कर दो। So they were taken aback. They said, "How can we do it? अभी तो हम लोग इकट्ठे खाना खा के आए। They were confused, ठीक है ना? कुछ देर बाद ना उन्होंने कहा ऑर्डर इज ऑर्डर। उसको कहा कि कर्नल आई एम सॉरी वी हैव टू रिजाइन। तो बंगाली था, उसने कहा यार मजाक नहीं करते हैं, उसने कहा नहीं वी मीन इट। ठीक। तब उन्होंने जब लैंग्वेज अपना टोन चेंज किया तो वो घबरा गया, तो उसने कहा ठीक है, उसने ड्राम हो गया। उसके बाद वो आया कि उसको जैसा आप लोग कहते हैं डाला में उठा के ले गया उसको। राइट। कुछ अरसे बाद, कुछ थोड़ी देर के बाद ना उसकी वाइफ का टेलीफोन आ गया कि भाई से ज़रा बात करा दें हमारा। तो उनके जी भाई तो नहीं है। किधर गए हैं? जी भाई नहीं है। तो घबरा गया, उसने क्या मतलब है भाई नहीं हो, क्योंकि टेंशन भी चल रहा था। उन्होंने कहा उनको पिक करके ले गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में। एंड शी कोलैप्स्ड नेचुरली। राइट। वो कोलैप्स कर गया। ये यहाँ पे सेंस ऑफ गिल्ट लेके बैठे रहे, और अल्टीमेटली जब ये लोग दोनों वापस वेस्ट पाकिस्तान आए ना, समझ दिया था ये दोनों ने रिजाइन कर दिया। करने के बाद ये अपनी अपनी दुनिया में जाने लगे। ये बिकेम अ बुक सेलर, किताबों का कारोबार करने लगा। तो ये महमूद गिलानी फिर मेरे से डायरेक्शन, तो उसने मुझे ये वाक़या सुनाया। उसने कहा कि एक तो मेरी दूसरी बचत हो गई कि आई फेल इन लव विद बंगाली गर्ल, ठीक है ना। वो तो बस ये कि मेरा निकाह नहीं हुआ था, बट शॉर्ट ऑफ निकाह आई वाज ऑलमोस्ट मेंटली ऑल प्रिपेयर्ड कि भाई इसी के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। राइट। कहते वो नहीं हुआ, वो भी बच गई, मैं भी बच गया, उस तरह से कहते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्मॉल इंसिडेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ इट हैज टेकन ऑलमोस्ट अबाउट 5 decades जी, almost 5 decades जी। के बाद अब दोबारा वो शायद वो फेज खत्म हो गया। उनका अपनी हिस्ट्री ने अजीब सा टर्न लिया, ठीक है ना। तो परहैप्स दे हैव स्टार्टेड अगेन लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। हाँ जी, पहली बार वो एक ऑफिशियल ट्रेड शिप गई है कराची से ढाका आफ्टर सो मेनी इयर्स कि जी दिस इज नाउ एन ऑफिशियल ट्रेड शिप। फिर उनके मिलिट्री लीडरशिप भी आई थिंक विजिटेड पाकिस्तान। जी। साहब इसी सिलसिले में एक सॉर्ट ऑफ रिविजनिस्ट हिस्ट्री का व्यू है जो कि पाकिस्तान भी देता है, बांग्लादेश भी देता है। और अगर हमने ये हिस्ट्री एक दिन दोबारा रिवाइज करनी पड़ी, क्योंकि बंगाल तो कर रहा है इस वक्त, अभी आपने नाम लिया था ज़ियाउर रहमान साहब का। Certainly now he's being noted as the founder of Bangladesh instead of Mujibur Rahman Sahab. Is that something you see likely to happen faster and faster in Bangladesh? नहीं, I don't think ये एक temporary phase है, ठीक है ना। We have got to re-examine our history. जी। देखिए ना, अब ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल रूल किया, अयूब खान ने 10 साल रूल किया, तो क्या उनके नाम है कोई हिस्ट्री में कोई मीनिंग? फेड हो गया, सारा फेज आउट हो गया। ये मुझे याद है कि जब ज़ियाउल हक साहब की वफात हुई थी, खैर शहादत, जब वो जहाज उनका हवा में पट गया था, तो एक आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हुई थी, एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ था। तो उसके 2-3 साल के बाद हम सब भूल गए थे कि देयर वाज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ जी। इनफैक्ट अब तो उनके वो जहाँ पे वो तदफीन हुई है, जहाँ पे उनकी जगह नाम जबड़ा चौक है, और वो मजाक के तौर पे उसको आपके बस वाले जबड़ा चौक कह रहे होते हैं। वो ज्यादा इज्जत नहीं रही ज़ियाउल हक साहब की। इनफैक्ट लिबरल्स के अंदर तो जब भी कोई लाश उठाई जाती है, नाम ज़ियाउल हक का लिया जाता है। आजकल भी जो पारा चिनार में हुए शिया सुन्नी की फस, ब्लेम सारा ज़िया को जा रहा है। So I guess we are very okay with revising our history and figuring out कि पहले क्या थे और तब क्या थे, मगर इस पे कोई सच पे लिखेगा और it'll all be lies। So देखिए denial होगा। क्या ये हिस्ट्री हम कभी पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कि असल हिस्ट्री क्या थी और क्या जुल्म हुआ है, क्या नहीं हुआ? देखिए अब मैं समझता हूँ कि a degree of awareness is there. A degree of awareness is there among the youngster। वो कहते हैं कि नहीं ज़्यादती हुई थी, इस हद तक है वो, ठीक है ना। बट इफ यू आस्क फॉर द डिटेल्स, दे डू नॉट नो द डिटेल्स कि क्या हुआ था, ये मिलिट्री ऑपरेशन कितने अरसे तक चला, ठीक, उसके नतीजे में हुआ क्या, तमाम चीज़ों का नहीं पता, ठीक है ना। और उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे या एक्टर्स थे, हिस्ट्री में नाम ही नहीं उनका कहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर पूछता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए पॉलिटिकल फैमिली, शायद इसीलिए हम कि द लास्ट इलेक्शन जो 70 का इलेक्शन हुआ था ना, मुजीबुर रहमान जिसमें जीता था, एक इलेक्शन मुजीबुर रहमान ने 3 कंस्टिट्यूंसी लड़ा था, अपने गोपालगंज से और एक ढाका से, ठीक है ना, और एक और जगह से लड़ा, ठीक है ना। जो ढाका कंस्टिट्यूंसी में उसकी लड़ाई किससे हुई थी? 1-to-1 लड़ाई थी वो, पता है?
हमारे जी मुस्लिम लीग वाले सोचिए, अब मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम लीग से, अवामी लीग से मुस्लिम लीग। अवामी was Muslim. मुस्लिम लीग का कौन था? It was my father. It was your father. So your father fought the election against Mujibur Rahman. 1-to-1 fight था, 1-to-1. ठीक है ना? ठीक My है। father lost, Right. but he lost with respect. मतलब वो जो होता है ना, वो डिपॉजिट फॉरफिट नहीं हुआ Some of उनका। the people will say, "I'm born to pick with Mujibur Rahman." अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब जुरहान चला गया वापस जाने के बाद, my father was in hiding. जी। When Mujib came, my father surrendered जी। and he was jailed. जेल में चले गए वो, 3 साल जेल में रहे जी। और 74 में वो रिलीज कर दिए गए, ठीक है। जब वो इस्लामिक समझ में आया था। जी, वो पाकिस्तान एक्सेप्टेंस हो उस तब तक हाल पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं किया था बांग्लादेश को। 74 में तो मुजीब रहमान साहब आए, लाहौर आए, भी के वापस गए। जी। जाने के बाद उन्होंने रिलीज कर वालिद को कहा कि ठीक है, तुम, दे वर गुड फ्रेंड्स आल्सो। Right. सो ही सेड कि आई नो कि यू विल अल्टीमेटली गो टू पाकिस्तान बिकॉज योर चिल्ड्रन आर ऑल इन पाकिस्तान। Right. सो नथिंग इज, मेरे से कोई चीज़ इन हाइडिंग नहीं है। Right. तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, तमाम कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद एक रिकन्सिलिएशन का एक जो ना मिजाज मौजूद था, जिसको हम प्रमोट नहीं कर सकते। Our books are biased against Bengalis. They're biased against Hindus. They're biased against minorities. और ये एक्नॉलेजमेंट देना कि हमने अपनी किताबों के साथ एक खिलवाड़ किया है, इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग। के अजीज साहब ने पूरी किताब लिखी, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हमने कुछ सही नहीं किया अपनी एजुकेशन सिस्टम और अपनी पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स के साथ। आई होप कि हम कोई बेहतर तरीके से एक बेहतर विजन दे सके अपने स्टूडेंट्स को, प्रॉब्ली एट द मास्टर्स लेवल की, यार देखो बात सुनो, असल में हिस्ट्री में ये हुआ था। अच्छा, स्टूडेंट भी लास्ट क्यों कि हमें सही हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़े? मैंने कहा सही हिस्ट्री कौन सा होता है? जो हम कह रहे हैं वही हिस्ट्री है, बात खत्म करो। ठीक है ना? इम्तिहान में नंबर लेने हैं जी, तो नंबर लेने हैं, तो जो कहा है वो लिखो। So- दैट वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, जी, आई डोंट नो कहाँ से आएगा हमारे पास। कहाँ से आएगा? तो जैसे एनी होप फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, कोई हम दिमाग के अंदर को पता सोच सकता है कि थ्योरी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, आइडिया क्या है, हम क्यों इसके अंदर अभी तक फंसे हैं कि हम वी कांट इवन फिगर आउट कि व्हाट्स रियलिटी फॉर अस। लेकिन उसकी वजह से गैप आप देख रहे हैं एजुकेशन में, डेवलप्ड वेस्ट का जो हमारा गैप है, मैसिव गैप है। मैसिव गैप। फैक्ट फाइंडिंग हमसे नहीं होती, हमसे चीज सीखने की एबिलिटी हमें खत्म होती जा रही है। अच्छा, फिर इनकरेजमेंट नहीं है चीज़ों को ना आगे बढ़ाने के लिए कि भाई ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करो थोड़ा सा। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? वो ये इस तरीके देखो। आई विलिव रिमेंबर जब मैं काम कर रहा था ना, ये सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जी, इंग्लैंड में ना, जी, तो एक दिन मेरा सुपरवाइजर कहता है, आई थिंक यू हैव टू ट्रैवल टू बांग्लादेश। मैंने कहा, प्रोफेसर आर यू सीरियस? कहते हैं, यस आई एम सीरियस, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा, आई कैन नॉट गो देयर, व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ माय फादर, उनके साथ ये वो मुझे से लड़ा, ये वो जो अब आपको, Right. तो उन्होंने कहा, यू आर टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ योर फादर, नोबडी नोज यू देयर, सो यू नीड टू गो एंड इंटरव्यू। तो मैंने कहा, करे इसको पत्र बदलना चाहिए आप इसको। मैंने कहा, वी विल फंड माय प्रोजेक्ट है। राइट। तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर फॉर यू। उसने लेटर लिखा, पैसे मिल गए। अच्छा, पैसा भी इस तरीके से मिला। आई मीन ही सेड गो टू वेरियस बैंक्स एंड वन ऑफ देम विल गिव इट टू यू। मैं पहले बैंक में गया, उसी ने दे दिया, फैंटास्टिक। क्योंकि द लेटर वाज फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, राइट, एजेआर ग्रूम। राइट। और ठीक है, कोई बंदा सही है, जैसे इसको बंगाल भेज रहा है काम करने के लिए। जी, but देखिए जी, those countries invest in their education. Those countries have money to भाई वो एक academic view लेने के लिए, एक idea को promote करने के लिए they're willing to throw in money. ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे देते हैं जी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल जी, ऐसे ऐसी चीज़ों में वो दे रहे हैं। जी। Not only history but also art, also culture. यस, वेरियस एस्पेक्ट्स जी। हैं। साइंसेस में तो है ही, बिल्कुल जी, साइंस को तो छोड़ देना। सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ, जी। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल साइंसेस में। अगर आपको प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव, जी। दे विल क्रिएट फंड फॉर यू फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी निकाल के वो कर लेंगे। Thank you so much, sir. Been very kind. We both agree on that point. Both agree.